नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक हॉरर मिस्टीरियस स्टोरी है। राहुल अपने दोस्तों से कहता है, अमन चल नहीं यार, तू रोज लेट करता है, चल अब जल्दी से आ जा। दिनेश और राहुल अमन के घर का दरवाजा पीटते हुए से खेलने के लिए बुला रहे थे। अमन, दिनेश, राहुल, अमन ये चारों बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे। इससे पहले दिनेश फिर से चिल्लाता, अमन हाथ में बैट लिए दोनों के सामने खड़ा था। अमन, आज कहाँ जगह मिली? अमन की बात पे दिनेश कहता है, चल ना, एक मस्त जगह मिली है, वहां हमें कोई डिस्टर्ब करने भी नहीं आएगा, मस्त आराम से क्रिकेट खेलेंगे हम लोग। दिनेश की बात सुन के अमन और राहुल के चेहरे पे मुस्कान आ गई और तीनों रास्ते पे चल दिए। दिनेश कहता है, यार मैं सोच रहा हूँ गर्मी की छुट्टियों में हम लोगों को क्रिकेट ही खेलना चाहिए। पता नहीं मॉम डैड को हर बार कहीं ना कहीं जाने की क्यों सूझती है। राहुल अपनी जेब से बॉल निकाल के उसे हवा में उछालता हुआ कह रहा था, तभी अमन के कदम अचानक रुक गए। अमन कहता है, दिनेश ये तू हमें कहाँ लेके जा रहे हो? यहाँ मम्मी ने आने से साफ मना किया है, ये कब्रिस्तान है। माँ कहती है यहाँ काला जादू और बुरी शक्तियों वाले लोग आते हैं। दोस्तों मैं तो कहता हूँ चलो अभी हमें चलना चाहिए, मैच फिर कभी और खेल लेंगे। अमन को रुकता देख दिनेश और राहुल भी एक पल के लिए सोच में पड़ गए। राहुल कहता है, अरे यार दिनेश, अभी शाम होने वाली है, आधा घंटा खेल लेते हैं ना, फिर चले जाएंगे। फिर हम लोग तो तीन ही लोग हैं, एक बैटिंग करेगा, एक बॉलिंग करेगा और तीसरा फील्डिंग करेगा। इसमें सोचना क्या है? वैसे भी हम कब्रिस्तान में नहीं, कब्रिस्तान की दूसरी तरफ खेलेंगे। राहुल सबसे कहता हुआ कब्रिस्तान की तरफ चल दिया और उसके ठीक पीछे दिनेश भी। अमन की हिम्मत अभी भी जवाब दे रही थी, लेकिन बाकियों को जाता देख वो भी उनके साथ ही चल दिया। तीनों कब्रिस्तान के पीछे एक छोटा सा खाली मैदान था, वहां पहुंच के क्रिकेट खेलने लगे। अमन को बैटिंग मिली, राहुल को बॉलिंग और दिनेश बेचारा ग्राउंड के आखिरी छोर पे खड़ा फील्डिंग कर रहा था। तभी अमन ने एक शॉट मारा और बॉल कब्रिस्तान के अंदर चली गई। राहुल अमन से कहता है, यार तूने ये क्या किया? अब बॉल को अंदर से कौन लेकर आएगा? दिनेश बोलता है, बॉल वही लाएगा जो बॉल अंदर लेके गया है। अमन बोलता है, ठीक है, अच्छा फील्डर किस काम का? बॉल तो उसे रोकनी चाहिए थी। इस पर दिनेश कहता है, अच्छा तू कहीं भी मारेगा तो मैं कहीं से भी बॉल लेकर आऊंगा। तीनों दोस्तों में तर्क वितर्क शुरू हो जाता है। तभी बॉल अचानक खुद कब्रिस्तान से वापस आ जाती है। बॉल को इस तरह से वापस आया देखकर तीनों चौंक जाते हैं। अमन बोलता है, लगता है कोई अंदर है जो हमारी बातें सुन रहा है। इतना कहकर अमन ने बॉल उठाई और उसे वापस फेंक दिया, लेकिन एक बार फिर बॉल अपने आप वापस आ गई। अब तीनों दोस्तों को यकीन हो गया था कि जरूर कब्रिस्तान के अंदर कोई छुपा बैठा है। अमन कहता है, कौन है अंदर? दिनेश चिल्लाते हुए पूछता है, लेकिन दीवार की तरफ से भी कोई आवाज नहीं आती है। इस पर अमन ने बॉल को दोबारा कब्रिस्तान के अंदर फेंक दिया और बॉल फिर से एक बार जाके वापस आ गई। अब तो सबको यकीन हो गया कि कब्रिस्तान के अंदर जरूर कोई ना कोई है जो बॉल वापस दे रहा है, बस बता नहीं रहा है कि कौन है। राहुल आवाजें लगाते हुए बोलता है, क्या आप भी हमारे साथ क्रिकेट खेलोगे? इस पर राहुल जोर से आवाज लगाता है, पर उसका सवाल खाली का खाली रह जाता है। तीनों बेचैन हो रहे थे, किसी से रहा नहीं गया, तो तीनों कब्रिस्तान की दीवार छाड़ के अंदर झांकते हैं। अमन बोलता है, अरे कहाँ गायब हो गए? कोई है क्या? बॉल कौन वापस फेंक रहा था? जरा सामने तो आओ। अमन जोर जोर से किसी को पुकारता हुआ आवाजें लगा रहा था। ये सारे बच्चे एक पल को शांत होकर कब्रिस्तान की दीवार पर बैठ के पूरे कब्रिस्तान के सन्नाटे को महसूस कर रहे थे। उनकी नजरें कब्रों से होते हुए एक पेड़ पे जाके रुकी, क्योंकि उस पेड़ पे उन्हीं के हम उम्र का एक बच्चा पेड़ की डाल से उल्टा लटक के झूल रहा था। अमन बोलता है, अच्छा तो तुम थे जो बॉल फेंक रहे थे? बच्चा कहता है, हाँ मैंने ही बॉल वापस फेंकी थी। इस पर अमन कहता है, तो फिर हमारे इतना बोलने पे भी हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? बच्चा कहता है, क्योंकि तुम मुझे बाहर खेलने के लिए बुलाते और अब्बू ने मुझे इस कब्रिस्तान से बाहर जाने के लिए मना किया हुआ है, और हमें असली शांति तो यहीं मिलती है। बाहर बहुत शोर शराबा है, अंत में सबको यहीं आना होता है, तो फिर यहाँ से बाहर क्यों जाना? अमन कहता है, अरे तुम चिंता क्यों करते हो? तुम बाहर नहीं आ सकते तो क्या हुआ, हम लोग तो अंदर आ सकते हैं। और इतना बोलकर तीनों ही कब्रिस्तान के अंदर छलांग लगा देते हैं। अब सबकी नजरें खाली मैदान को तरस रही थी जहां पे वो सब खेल सकते थे। इससे पहले कब्रिस्तान के अंदर मौजूद वो बच्चे ने खुद कहता है, क्या हुआ, खेलने की जगह ढूंढ रहे हो क्या? चलो आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूँ। ना कह के वो बच्चा दिनेश, अमन और राहुल को अपने साथ खाली मैदान की तरफ लेके चल देता है। वो जगह तो अच्छी थी, पर कब्रिस्तान के दूसरे कोने में थी। अभी सबने क्रिकेट खेलना शुरू ही किया था कि शाम हो गई। तीनों ने एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहा, अब जल्दी हमें घर चलना चाहिए वरना माँ बहुत गुस्सा करेगी। दिनेश कहता है, अच्छा हम सब चलते हैं, कल फिर आएंगे तुम्हारे साथ खेलने के लिए।
दिनेश के कहते ही राहुल और अमन उसके पीछे चल देते हैं, पर अब हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। वो तीनों दोस्त अभी कुछ ही कदम चले थे कि उनके कदम हवा में उड़ने लगे। दिनेश कहता है, अमन ये क्या हो रहा है? हम लोगों को हवा में किसने उड़ा दिया? अमन कहता है, पता नहीं दिनेश, ये सब क्या हो रहा है, कौन कर रहा है? सभी बच्चों को डर लगने लगा, उनकी जान हलक में अटक गई थी। तभी राहुल चीखते हुए कहता है, राहुल, दिनेश और अमन, ये देखो वो बच्चा, वो वही कर रहा है सब कुछ। राहुल के इशारे पे अमन और दिनेश ने उस बच्चे की तरफ देखा तो उसकी आंखें बंद थीं और वो कुछ अजीब सा बुड़बुड़ाता हुआ लगातार एक विशाल राक्षस में बदलता हुआ जा रहा था। सब देखकर ये तीनों बच्चे हवा में ही छटपटाने लगे। अब उन्हें अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। जो बच्चा कुछ देर पहले अमन और दिनेश के साथ क्रिकेट खेल रहा था, अब वो भयानक राक्षस का रूप ले चुका था, एक इफ्रित जिन का रूप लेकर। अमन कहता है, कौन हो तुम? क्या चाहते हो हमसे? राहुल कहता है, देखो तुमको जो भी चाहिए मैं पापा से तुमको दिलवा दूंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, हम सबको छोड़ दो ना, प्लीज़ हमें जाने दो। अमन और राहुल रोते हुए उस इर्फित जिन से कह रहे थे, पर उस राक्षस ने तीनों बच्चों में से किसी की नहीं सुनी। राक्षस कहता है, मैं इर्फित हूँ, इर्फित, तुम तीनों तो मेरा शिकार हो, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते हुए वो जिन सीधा दिनेश के पास गया और उसकी गर्दन पकड़ के उसके जिस्म से सारा खून चूस लिया। दिनेश को यूं सामने तड़पता देख राहुल और अमन की रूह कांप गई। इर्फित को इतनी बेरहमी से दिनेश को मारता देख अमन और राहुल डर के मारे खून का खून ही सूख गया। दिनेश के बदन से जैसे सारा खून इर्फित चूस चुका था, पर दिनेश का शव अभी भी हवा में ही लहरा रहा था। दिनेश को खत्म कर इर्फित का अगला शिकार राहुल था। उसने राहुल को पकड़ा और फिर वही किया जो उसने दिनेश के साथ किया था। राहुल का उसने उससे भी भयानक हाल किया और उसकी आंखें भी फोड़ दी। राहुल को तड़पता देख अमन की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसके बाद अमन के आंखों के सामने ही उसने राहुल के भी शरीर से सारा खून पी लिया और उसे मुर्दा लाश बना दिया। दिनेश के साथ दरिंदगी और राहुल के साथ होती हैवानियत देख के अमन को दिल का दौरा पड़ गया। इर्फित ने अमन को छुआ, लेकिन वो तो पहले ही मर चुका था, पर इर्फित ने अमन के मुर्दे शरीर को भी नहीं छोड़ा। उसने उसके साथ भी वही किया जो दिनेश और राहुल के साथ किया। तीनों के मृत शरीर हवा में ही लहरा रहे थे। तीनों बच्चों का खून पी के इर्फित बहुत ही ताकतवर और बलवान हो चुका था। उसने कुछ बुदबुदाया और जमीन में 3 कब्रें बन गई। अगले ही पल तीनों बच्चों के शरीर हमेशा के लिए उस कब्र में दफन हो गए। वह इर्फित फिर से वापस पेड़ पे जाके उल्टा लटक गया और धीरे धीरे वहां से गायब हो गया। पूरी कॉलोनी तीनों बच्चों के गायब होने की खबर से परेशान थी, क्योंकि ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। मामला जांच एजेंसियों तक पहुंचा, लेकिन कोई भी बच्चों को ढूंढ नहीं पाया। मगर आप तो जानते हैं इन बच्चों को किसने मारा था। दरअसल इसका जिक्र कुरान में भी किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और होशियार होता है और शायद हमारी ही दुनिया में हमारे बीच रहता है, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि वो अपनी दुनिया को बढ़ावा दे सके और अपने जैसे कई सारे इर्फित को पैदा कर सके। वो इंसानों को अपना गुलाम बना सके और इंसानियत पे हुकूमत कर सके। ऐसा कुरान में बहुत जगह लिखा है कि इर्फित को काले जादू से मारा जा सकता है और शायद मारा भी गया है। पर यह दुनिया में ऐसी कोई विद्या है जो विलुप्त होती जा रही है, पर बहुत सारे भ्रम और धोखे अभी भी इर्फित के नाम पे फैलाए जा रहे हैं। पर सच तो ये है, जिसने भी इसे देखा है अपनी ज़िंदगी में, वो उसे बताने के लिए ज़िंदा नहीं बचा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।